जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जलवायु, और इसके पहले हम लोग भूगोल स्टार्ट किए थे और आज तीसरा क्लास है इसका। तो जो भी भाई बहन नहीं पढ़े हैं वो पीछे जा कर के पढ़ सकते हैं, वहाँ पे सभी क्लास हैं और इसी यूट्यूब चैनल पर सब हैं। आप वहाँ पे अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और जहाँ पे नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट कर दिया करिए। और आप लोगों से निवेदन है कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो जलवायु है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? यानी कि किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित कौन करता है? तो अक्षांशीय अवस्थिति जो होता है यही निर्धारित करता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को। तो कौन मुख्य कारक है इसका? तो अक्षांशीय अवस्थिति होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित कुछ शब्द हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक के एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से जो शब्द हैं, यानी कि जो जलवायु को कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो उनको हमें याद करना। एक शॉर्ट फॉर्म है लैंड फॉर्म्स। तो इसको याद कर लेंगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। जो मुख्य कारक होता है उसका वो अक्षांशीय अवस्थिति होता है। चलिए आ जाते हैं आगे, देखते हैं इसमें। ये पूरा टोटल है आपके, देखिए यहाँ पे करा कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, नियरेस्ट फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, फॉरेस्ट, ओशियन करेंट्स, रेनफॉल, माउंटेन, सॉइल। ये आपके टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कारक है जो मानसून को, जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक क्या है? अक्षांश। दूसरा ऊंचाई है, कैसी जैसी ऊंचाई वैसा आपका जलवायु बदलता रहता है। ठीक। समुद्र से निकटता, आप समुद्र से कितने नज़दीक हैं ये भी मायने रखता है, ये भी एक प्रमुख कारक है इसका। पवन की दिशा, अब पवन की दिशाएं किस दिशा में चल रही हैं। उसके बाद वन, फिर उसके बाद समुद्री जलधाराएं हैं, फिर वर्षा है, फिर पहाड़ या पर्वत, फिर मिट्टी है। तो ये सभी कारक होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। मतलब कि जहाँ के जैसे कारक होंगे वैसे ही जलवायु होगा वहाँ का। तो इसको याद करने का आपका एक ही तरीका है, लैंड फॉर्म। जो ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, एल से लैटिट्यूड, ए से एल्टीट्यूड और एन से नियरनेस फ्रॉम सी, यानी कि समुद्र से निकटता। और चौथा है डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की दिशा जो होती है, पवन की दिशा है। और एफ से फॉरेस्ट, ओ से ओशियन करेंट, यानी कि जो जलधाराएं हैं समुद्र की, आर से रेनफॉल और एम से माउंटेन, पहाड़ और पर्वत जैसा है। उसके बाद फिर यस से सॉइल, मिट्टी कैसी है। तो ये आपके जलवायु के कारक हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है उसके प्रवाह की जो दिशा होती है वो क्या होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ये हवा दिशा चलता है। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से। भारत में ग्रीष्मकालीन में, अभी बीता हुआ है मौसम, आप लोग उसको अनुभव भी कर सकते हैं। कह रहा कि ग्रीष्मकालीन में मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में चलता है। आगे कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से होती है। किसके विक्षोभ से? पश्चिमी विक्षोभों से। आप देखे होंगे ठंडी के दिनों में जो बारिश होती है, शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो जो ठंडी के दिनों में बारिश होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। किसके द्वारा भैया? तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से होता है। चलिए आ जाते हैं आगे। कहा कि भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है?
तो पंजाब और तमिलनाडु। कहाँ पे? पंजाब और तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा होती है। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में वार्षिक वर्षा ऋतु औसतन कितना है? तो 125 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होता है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय, मेघालय। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होता है? तो पश्चिमी घाट में होता है, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में, इन तीनों जगह पर सबसे ज़्यादा होता है। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। तो भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिए पूरे बॉक्स को, ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। कैसी मानसून जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ वर्ष और सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है। तो जो दक्षिण पश्चिम, अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि जो ये है सर्वाधिक वर्षा किस तरह से होती है? तो दक्षिण पश्चिम से होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, यानी कि जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो इसमें से दो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय मानसून पाया जाता है भारत में। दूसरा, सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ से होता है। चलिए इसको याद कर रखिएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यही कारण होता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून होते हैं जो भारत में। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं, व्यापारिक पौने हैं। जो कुछ व्यापारिक पौने, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कह रहा कि व्यापारिक पौने 0 अंश से 30 अंश, 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण दक्षिण अक्षांशों के मध्य बहने वाली पौने हैं। जो व्यापारिक पौने होती हैं भाई, वो 0 अंश से 30 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली हैं। ये पौने उपकोष्ठ उच्च वायुदाब कटिबंधीय 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 से 5 डिग्री सेल्सियस डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बढ़ती हैं। समझ में आया? ये पौने किस से बढ़ती हैं भाई? 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की तरफ 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बढ़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पौने कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पौने कहते हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये जो आपके व्यापारिक पौने हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 0 से 30 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्यवर्ती हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है भाई? यहाँ से देखेंगे, कहा कि पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल एवं असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी तथा असम में चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि असम में चाय सबसे ज़्यादा भी होता है। तो इसको एक क्वेश्चन यहाँ से और भी याद करिएगा, सबसे ज़्यादा उत्पादक चाय का कहाँ होता है? असम में होता है। तो ये जो हवाएं होती हैं ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो पवनें होती हैं, उनको चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? असम में। और काल बैसाखी के नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह। जो लेह लद्दाख यानी कि लेह जो है, ये सबसे कम वर्षा वाला स्थान है भारत का। कोपेन ने वर्ष 1998 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 5 वर्गों में। जो विश्व की जलवायु है उसे 5 वर्गों में विभाजित कर दिया। किसने? तो
कोपेन ने किया था। किसने किया था? कोपेन ने। अब आ जाते हैं आगे, जलवायु निर्धारण के आधार, यानी कि ये जो आधार हैं पहले कौन कौन से हैं? तो पहला आधार वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, तापमान के आधार पर, वार्षिक एवं मासिक वर्षा के आधार पर, वनस्पति के आधार पर। तो ये 3 आधार दिए हैं जलवायु के। ठीक है, करा कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। अब देखिएगा यहाँ से करा कि जलवायु के प्रकार दिया हुआ है और वर्ण संकेत दिया हुआ है और क्षेत्र दिया है। लघु शुष्क ऋतु वाची मानसून जलवायु, ये कहाँ पे होता है? गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट में, ये वहाँ पे होता है। और अगला कह रहा है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु एएस, ये वर्ण संकेत है इसका, ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पे होता है, ये क्षेत्र उसका है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ये कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग होता है। और अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कहाँ पे होती है? तो ये उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि उष्ण मरुस्थली। अब मरुस्थली की बात है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग जो होता है वहाँ पे उष्ण मरुस्थली जलवायु पाया जाता है। जो शुष्क शीत ऋतु की जलवायु होती है, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत का अधिकतर प्रदेश, ये सब वहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क ऋतु, शीत ऋतु पाई जाती है। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, ये 3 जगह इसका क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में। ध्रुवी तुल्य जलवायु, ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन जगहों पर ध्रुवी तुल्य जलवायु पाई जाती है। टुंड्रा तुल्य जलवायु कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में ये टुंड्रा तुल्य जलवायु पाया जाता है। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। करा कि ITCZ एक निम्न वायु दाब पट्टी है। जो उष्णकटिबंधीय जो होता है, ये निम्न वायु दाब एक पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। किसके ऊपर स्थित है भैया? तो विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। तो ये अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण का क्षेत्र था, इसके बारे में हम लोग जाने। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन करा कि लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाले शुष्क व पीड़ादायक पवने हैं। लू किसे कहते हैं? यानी कि लू क्या होता है? करा कि उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक, यानी कि पंजाब से बिहार तक चलने वाले शुष्क व पीड़ादायक पवने होती हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर भारत का मैप दिया हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां दी हुई हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आती हैं कब से शुरू होती हैं। ये पूरा मैप आपको हम टेलीग्राम टीचिंग विद सुशील पे दे देंगे, वहाँ पर जा कर के आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि देखिए 1 जुलाई को यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई यहाँ से चल रहा है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद 15 जुलाई को, फिर उसके बाद 15 जून को देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और 10 जून को ये यहाँ से पटना, कोलकाता होते हुए भुवनेश्वर होते हुए मुंबई, यहाँ पे 10 जून को आ जाता है, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां हैं, ये कब आती हैं, तो इनके बारे में सब दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। करा कि काफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। जो काफ़ी वर्षा
एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के है। किससे भाई? ग्रीष्म ऋतु के सप्ताह समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से कर्नाटक, इसका संबंध इनसे है। करा कि आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंधित है। आम्र वर्षा किससे संबंधित है भाई? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ पे? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तापांतर पाया जाता है। करा कि भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। किसको? पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। भारत वर्षा का विवरण है, अब हम लोग देख लेते हैं। भारत वर्षा का जो विवरण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग इसको पढ़ते हैं। कह रहा कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो भाई 125 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे, यहाँ से भी देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्नवत हैं। अब देखिए सबसे अधिक कहाँ, सबसे कम। थोड़ा सा जूम कर देते हैं भाई। चलिए अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए कह रहा है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेमी होती है। ये पूरे भारत का औसत दे रहा है। आगे कह रहा है कि पहला नंबर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। सबसे अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ये पश्चिमी घाट होता है, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। कहाँ कहाँ होता है भाई? हिमालय पे होता है, ठीक, पश्चिमी घाट पे, और उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र में होता है। ठीक है, कितना होता है? तो यहाँ पे 200 सेमी वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। खासी और जैतियाँ पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटों तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेमी से कम वर्षा होती है। तो यह है पूरा सबसे अधिक किस किस के क्षेत्र में होता है। मध्य वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से भाई? जहाँ पे मध्य वर्षा होती है तो गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्व मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का ऊपरी मैदान, कछार घाटी, मणिपुर में ये 100 से 200 सेमी के बीच वर्षा होती है। अब देखिए सबसे अधिक वर्षा कितना सेमी होती है? तो 200, और जो मध्यम का होता है वो 100 से 200 तक होता है, और जो सबसे अधिक होती है वो 200 से अधिक होती है वहाँ पे। ठीक है, न्यून वर्षा के क्षेत्र जो होते हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेमी होती है। यानी कि यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है इन क्षेत्रों में, 50 से 100 सेमी तक वर्षा होती है। सबसे अधिक 200 से अधिक वर्षा होती है, और मध्यम वर्ग में 100 से 200 सेमी तक, और न्यून वर्ग में 50 से 100 सेमी तक। अत्यल्प वर्षा क्षेत्र जहाँ पे एकदम कम होता है वो कौन सा जगह है? देखिए प्रायी भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के वृष्ट छाया प्रदेश, वह लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेमी से भी कम वर्षा होती है। तो ये अत्यल्प है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। आगे कह रहा है कि जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। क्या नाम है भाई? जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका जलवायु, और इसका PDF आपको हम टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम पर भेज दिए हैं, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और जाने से पहले एक बार प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।